नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आपका गुरुवानी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के, यानी कि रेशेदार वाली फसलें। और उसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है कपास। रेशेदार फसलों को अपन स्टार्ट कर चुके हैं और आपकी जो तिलहनी क्रॉप्स थी वो एंड हो चुकी है। तिलहनी क्रॉप्स में लास्ट का आपका टॉपिक था अरंडी, जो कि अपन ने कल क्लियर कर लिया था। आज का अपना नेक्स्ट जो टॉपिक चलने वाला है वो है रेशेदार फसलों में कपास। अपन सबसे पहले बात करेंगे कि रेशेदार फसलें किन उपयोग में ली जाती है और उसके बाद में अपन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो दिमाग है उसकी बत्ती को चालू रखें। जो ये बार इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको आपको चालू रखना है। और बस आप इसको अगर चालू रख लोगे तो आपको ये चीजें उठा के और आपके माइंड में डालने की जिम्मेदारी मेरी है। बस इतना सा आपको करना है। तो माइंड को चालू रखिएगा। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस कर दे। आपको रेगुलर वीडियो मिलती रही है और रेगुलर क्लासेस आती रही है, आपके लिए अपडेट भी आते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें। अपन बात करते हैं अब। अपना बैच का नाम चल रहा था एग्रीकल्चर सारथी बैच, जो कि 2025 में चल रहा है और थर्ड सेमेस्टर से संबंधित है। इतना आप सभी साथी जानते हैं कि अपना बैच का नाम क्या है, एग्रीकल्चर सारथी 2025 बैच थर्ड सेमेस्टर का। इसमें अपने सब्जेक्ट चल रही है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। कौन सी सब्जेक्ट है? क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसे अपन और क्या बोल सकते हैं कि सर इसमें खरीफ क्रॉप चलती है, ओनली अपने क्या चलती है, खरीफ क्रॉप चलती है। इतना आप बोल सकते हो। और कोड की बात करें तो एसकेएन यूनिवर्सिटी जॉब रेयर के अनुसार एग्रोन 211 है। बाकी जो 4 यूनिवर्सिटी और बच रही है उनमें कोड अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट सेम है आपके, ठीक है। सब्जेक्ट का टाइटल सेम रहेगा लेकिन कोड अलग हो सकता है सब्जेक्ट का टाइटल भी अलग हो जाए, लेकिन चलने वाले यही है। सभी खरीफ क्रॉप्स के अंदर यही चलेंगे आपके, है ना। तो सबसे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक और मान लीजिए आप कि जो पिछले वाली क्लास है, लेक्चर्स है अपने, उनको देखिएगा। उनमें सिलेबस का वीडियो वगैरह है। जितने भी आपकी क्लासेस डल चुकी है, वो दलहनी क्रॉप्स की हो चाहे तिलहनी क्रॉप्स की हो, चाहे आपके एग्रोनॉमिक यानी कि मैं बात कर सकता हूँ सस्य विज्ञानी, जितने भी खाद्यान्न वाली, वो हो आपको देखना है उन सभी क्लास को। उसके बाद में इस क्लास को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है मेरे लाडलो। अब अपन बात करते हैं वन बाय वन। देखिएगा, आज अपन पढ़ेंगे कपास के बारे में या कॉटन के बारे में। कपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉटन बोलते हैं। और अपन सबसे पहले बात करें कि रेशेदार फसलें फट रही है, तो सर रेशेदार फसलें क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिएगा, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने रेशेदार फसलों में। रेशेदार फसलें, अब देखिएगा रेशेदार फसलें क्या होती है कि सर इनसे सिंपल से अपन अगर बात करें तो रेशे प्राप्त होते हैं। और उन रेशों का क्या होता है, आर्थिक महत्व ज्यादा होता है। मतलब अपन उनको बेच सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, अधिकतर रेशे वाली फसलों से अपन को रेशा प्राप्त होता है। उन रेशे वाली जो फसलें होती है उनसे अपन क्या बनाते हैं, कपड़े वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनका क्या हो गया, आर्थिक इंपोर्टेंस हो गया कि अगर किसान कपास का उत्पादन करेगा तो उससे रेशा निकलेगा, रेशे से वो कपड़े वाली इंडस्ट्री के अंदर उसको बेच सकता है रेशे को, इसलिए उनको मुनाफा ज्यादा हो जाता है। बस इस तरीके से अपन रेशेदार फसलों को डिवाइड करते हैं। समझ में आ गई रेशेदार फसलें क्या होती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि रेशेदार जो फसलें हैं इनमें एक आपकी यंत्र चलता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, महीनता। एक शब्द आता है आपके महीनता, या अपन इसे बोल सकते हैं परिपक्वता। परिपक्वता, महीनता और परिपक्वता, ये चीज अपन इसे बोल सकते हैं कि सर ये दोनों क्या होती है। इन दोनों के बारे में आप हमें बता दीजिए। देखिएगा, कपास के अंदर भी रेशा होता है। ऐसे में बात करें जूट के अंदर, यानी कि आप बात कर सकते हो रेशेदार फसलों वाली में सभी में रेशा होता है, इतनी आप बात कर सकते हो। तो उसकी परिपक्वता जांचने के लिए कि वो रेशा परिपक्व हुआ है या अभी तक कच्चा है, उसकी जांच करने के लिए एक यंत्र चलता है और वो यंत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर आपके पूछा जाता है। तो उस यंत्र का नाम है एरिलोमीटर। क्या नाम है उस यंत्र का? एरिलोमीटर। तो ये यंत्र आपको नोट कर लेना है कि रेशेदार फसलों के अंदर महीनता या अपन परिपक्वता की जांच करते हैं तो किस यंत्र के माध्यम से करते हैं, वो यंत्र का नाम क्या हो जाएगा? एरिलोमीटर हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन वन बाय वन कपास की खेती के बारे में स्टडी करेंगे। आप इसे नोट कर ले कि रेशेदार फसलें जो होती है उनकी महीनता या परिपक्वता किससे मापते हैं? अपन एरिलोमीटर से मापते हैं। इतना आप नोट करें, इस चीज को आप नोट कर सकते हो। फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं, कपास की खेती को स्टार्ट कर देते हैं यहीं से।
तो आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन बात करते हैं कपास की खेती के बारे में, और सेम रूल एंड रेगुलेशन अपन अप्लाई करेंगे कि सर अपन रूल और रेगुलेशन में क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो सर अपन इसमें बोटनिकल नेम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में ऊपर तक पूरा क्लासिफिकेशन आपके कपास की क्रॉप का देख सकते हैं। इंपोर्टेंट वेराइटीज हो गई आपके, इंपोर्टेंट इसमें टॉपिक हो गई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले पहले कि कपास का जो क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की कपास की वेराइटीज चलती है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां चलती है। जैसे मैं बात करूँ अमेरिकन प्रजाति हो गई और एक अपने देशी प्रजाति हो गई, दो प्रकार के कपास होते हैं। और उसी तरीके से बीटी कपास हो गया, बेसिलस thuringiensis से वो तैयार हो जाता हुआ था। सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार, फिर अपन वन बाय वन चालू करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लीन करता हूँ। अब अपन बात करेंगे इसके वानस्पतिक नाम से, यानी कि बोटेनिकल नेम से स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा मेरे साथ साथ, अब आपको एंड तक रहना है। और अब अपन बात करते हैं इसमें वानस्पतिक नाम। सबसे पहला ही आपका पॉइंट हो जाएगा कि इसमें वानस्पतिक नाम याद रखिएगा। इसका वानस्पतिक नाम अगर आपसे पूछ ले डायरेक्टली कपास का वानस्पतिक नाम क्या होता है, कपास का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो आपको बता देना है। अगर डायरेक्ट पूछे तो गोसिपियम स्पीशीज, डायरेक्ट पूछे तो गोसिपियम स्पीशीज। और एक चीज और आपको याद रखनी है, हर क्लास के अंदर बोलते आया हूं कि जितने भी आपको बोटनिकल नेम पूछे जाएंगे उन बोटनिकल नेम के नीचे आपको अंडरलाइन जरूर से करके आना है, अंडरलाइन जरूर से करके आना है। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, गोसिपियम स्पीशीज हो जाएगा, ठीक है। वानस्पतिक नाम की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, गोसिपियम स्पीशीज हो जाएगा, गोसिपियम स्पीशीज। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें इसमें परिवार की या इसकी कुल की, परिवार या कुल, परिवार या कुल। इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं अपन फैमिली बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, फैमिली बोल सकते हैं इसे। तो इसकी बात करें तो इसकी फैमिली हो जाएगी मालवेसी। कौन सी हो जाएगी, मालवेसी, मालवेसी इसकी फैमिली हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको चीज समझ में आ गई कि इसका वानस्पतिक नाम गोसिपियम स्पीशीज, फैमिली की बात करें तो मालवेसी। मालवेसी किसकी होती है, आपकी भिंडी की भी होती है। ये आप कोष्टक में लिख सकते हो, ऑप्शनल है, आपको याद करनी हो तो आप लिख सकते हो। मालवेसी फैमिली किसकी होती है, आपकी भिंडी की भी होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसका अन्य नाम कि सर इसे और क्या अपन बोल सकते हैं, अन्य नाम, अन्य नाम की अपन बात करते हैं। ध्यान रखिएगा इसको अपन बोलते हैं सफेद सोना बोलते हैं, सफेद सोना, सफेद सोना इसे बोलते हैं, यानी कि अपन व्हाइट गोल्ड इसे बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। अब थोड़ी सी अपन बेसिक सी बात करें इस अन्य नाम से संबंधित, तो आपके पास में 3 वर्ड निकल कर आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सफेद सोना किसे बोलते हैं, सफेद सोना किसे बोलते हैं, तो आपको बता देना है कि कपास को बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि हरा सोना किसे बोलते हैं, तो आपको क्या बताना है, बांस को बोलते हैं। और आपसे पूछ ले कि अमेरिका का पीला सोना किसे बोलते हैं, अमेरिका का पीला सोना, पीला सोना ये किसे बोलते हैं, तो आपको बता देना है सोया बीन, सोयाबीन को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, सोयाबीन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सफेद सोना कपास को बोलते हैं, हरा सोना बांस को बोलते हैं, और अमेरिका का पीला सोना सोयाबीन को बोलते हैं, ठीक है। तो अन्य नाम इसका क्या हो गया, सफेद सोना बोलते हैं, इसे व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें इसके पुष्पक्रम की। पुष्पक्रम कैसा होता है इसका, बोल प्रकार का होता है। बोल अपन किसे बोलते हैं, जो कपास के अंदर डोडे होते हैं, बोल या डोडे, डोडे, बोल या डोडे, जो कपास के अंदर डोडे आपने देखे होंगे वही इसका क्या होता है, पुष्प क्रम होता है। तो इतना आप नोट कर सकते हो। वो वाली उधर वाली सफेद सोना कपास वगैरह ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। अब और चीजें अपन बात करते हैं, उससे पहले मैं इस चीज को क्लीन करता हूँ। ये आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। अपन बात करते हैं इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, उनका नाम अपन स्पेशलाइजेशन के अनुसार पहले पहले लिख लेते हैं, ताकि आप उस चीज में डाउट नहीं हो आपको। आप डायरेक्टली जब आप कपास की खेती को
खोलो आपकी नोटबुक के अंदर, आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप जैसे ही खोलोगे तो आपको इम्पोर्टेंट जो क्रियाएं होती है इसके अंदर, वो सबसे पहले ऐसे के ऐसे ही आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखिएगा आपको महत्वपूर्ण क्रियाएं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्रियाएं, महत्वपूर्ण क्रियाएं। तो आपको लिखना है जीनिंग और पिकिंग। आपसे पूछा जा सकता है कि जीनिंग क्रिया संबंधित है, जीनिंग को अपन चुटाई भी बोलते हैं, और पिकिंग, ये इंपोर्टेंट आपको क्रियाएं दोनों लिख लेने हैं कि कपास के अंदर महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन सी होती है, जीनिंग और पिकिंग, दोनों आपको लिख लेने हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसमें पोलिनेशन कौन सा होता है। किस चीज की बात करें, पोलिनेशन की बात करें हिंदी में तो परागण कौन सा होता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ चुका है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोलिनेशन या परागण, पोलिनेशन या परागण। तो आपको याद रखना है मेरे लाडलो, इसमें पोलिनेशन होता है आपके बहुधा पर परागण होता है, यानी कि ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन होता है। कौन सा होता है, इंग्लिश में पहले अपन लिख लेते हैं, ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन, ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन। अगर हिंदी में बात करूं तो बहुधा पर परागण, बहुधा पर परागण। अब एक और क्वेश्चन आपके यहाँ से पुटअप हो सकता है, वो क्वेश्चन है कि इसमें परागण तो अपन ने देख लिया, ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है, चलो मान लिए, लेकिन किसके द्वारा होता है ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे ये चीज भी साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, मधुमक्खी से, मधुमक्खी से। और आपको पता है अगर क्रॉस पोलिनेशन की अपन बात करें, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर अपन जाए तो 80% आपके कितना, 80% जो पोलिनेशन होता है क्रॉस पोलिनेशन, वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा कंप्लीट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, आपके माइंड के अंदर बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब मैं बात करूं परीक्षण भार की बात करूं, टेस्ट वेट की बात करूं, परीक्षण भार, इंग्लिश में बात करें तो टेस्ट वेट। तो मेरे साथियों इसमें आपको याद रखना है, देखिएगा दो टर्म्स होती है आपके पास में, एक होती है परीक्षण भार और एक क्या होती है आपके सीड इंडेक्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बीज सूचकांक, बीज सूचकांक बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है, डेफिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर अपन 1000 बीजों का भार देखते हैं, 1000 दानों का भार देखते हैं, तो वो आपके परीक्षण भार में इंक्लूड होगा। और अगर वहीं अपन 100 बीजों का भार देख ले तो 100 बीजों का भार कहाँ पे इंक्लूड होगा, आपके सीड इंडेक्स में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये आपके मेन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, अब अपन बात करते हैं परीक्षण भार की। तो मैंने बताया कि कपास दो प्रकार की प्रजातियों में पाया जाता है, पहला है इसमें अमेरिकन कपास, पहला क्या है, अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास, और दूसरा क्या है, देसी कपास, अपना जो देशी कपास है वो, और अमेरिकन कपास। इन दोनों के लिए टेस्ट वेट जो है वो अलग अलग है, परीक्षण बार अलग अलग है। अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन का थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब 80 से 100 ग्राम के समथिंग होगा। और अगर अपन देसी की बात करें तो देसी के अंदर आपको लिख लेना है 40 से 60 ग्राम, 40 से 60 ग्राम परीक्षण भार होगा। ये चीज आप नोट कर सकते हो, महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो सबसे ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट है, तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट आगे की तरफ, अगर अपन चले तो जलवायु की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जलवायु में ज्यादा बड़ा आपको कुछ याद रखना है नहीं, और मैं मेन आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जलवायु की अपन बात करते हैं। जलवायु में देखिएगा, जलवायु की बात करें, पॉइंट आप लगा लीजिए यहाँ पे, जलवायु, जलवायु, और जलवायु में आपको याद रखना है ये भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु का फसल है, उष्ण कटिबंधीय, यानी कि गर्म भी थोड़ी सी चाहिए और थोड़ी सी नमी भी इसको चाहिए। ठीक है, अपन बात करें सबसे इंपोर्टेंट एक लाइन जो कि मैं हर एक क्रॉप के अंदर आपको बताते आया हूं, और वो हर एक आप क्रॉप में अप्लाई कर सकते हो कि जब इसकी अपन बुआई करते हैं तो मौसम कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ठीक है, ये आप हर चीज के अंदर, हर क्रॉप के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करूं इसकी गांठ पाई जाती है, आपने देखा हो जब कपास का अपन प्रोडक्शन करते हैं तो लास्ट में अपन को एक गांठ मिलती है जिसके अंदर रुई वगैरह होता है, उसका डोडा भी होता है।
तो उस गांठ का वजन कितना होता है, उस गांठ का आपको वजन पूछ सकता है। गांठ का क्या पूछ सकता है मेरे लाडलो, वजन पूछ सकता है कि कपास की जो गांठ होती है उसका वजन कितना होता है। तो याद रखिएगा 170 ग्राम की वो गांठ होती है। कितने ग्राम की, 170 ग्राम की वो गांठ होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गुजरात में। इतना आपको ध्यान रखना है। और कपास का एक अनुसंधान संस्थान है, कपास का अनुसंधान संस्थान, कपास अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है तो आपसे पूछा जा सकता है। राइट ऑप्शन आपको करके आना है नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में। अब अपन बात करते हैं कि कपास के बीज के अंदर, जो कपास के डोडे होते हैं उनके अंदर तेल पाया जाता है थोड़ा, तो वो तेल है वो कितना परसेंट इसमें पाया जाता है, उस चीज की बात कर लेते हैं। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो अगर इससे तेल की मात्रा पूछ ले, तेल की मात्रा, अगर इसमें आपको तेल की मात्रा पूछ ले तो आपको बता देना है 16 से लेके 25%, 16 से लेके 25% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इतना आप नोट कर सकते हो। ये आप अलग से पॉइंट बढ़ा लेना जलवायु का, इसमें गांठ का वजन लिख लेना 170 ग्राम, भारत में सबसे ज्यादा गुजरात में, और कपास अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। तेल की मात्रा आपको लिख लेनी है 16 से लेके 25%, इतना आप नोट डाउन कीजिए। अब हम इसको क्लीन करते हैं और नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले क्लीन कर देता हूँ, नेक्स्ट अपने जो टॉपिक है उनकी बात कर लेता हूँ। नोट्स आपको साथ साथ प्रिपेयर करने हैं और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, इनमें कुछ और देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कपास कमेटी है, आपके पूछा जा सकता है कपास कमेटी कब आई, कपास कमेटी, तो आपको वर्ष याद रखना है ओनली। 1921 में आई थी। कब आई थी, 1921 में आपके कपास कमेटी आई थी। और अपन नेक्स्ट बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर अपन से पूछा जाए कि कपास है उसकी रेशे की मोटाई, यहाँ पे लिख लो आप, कपास में रेशे की मोटाई, कपास में रेशे की मोटाई, रेशे की मोटाई, तो आपको याद रखना है कौन से यंत्र से मापते हैं अपन, माइक्रोनेयर से, माइक्रोनेयर से। एक और मैंने चीज बताई थी आपको, एक और यंत्र बताया था कि परिपक्वता की जांच करें, किसकी, परिपक्वता, तो एरिलोमीटर, एरिलोमीटर, ये भी आप इसमें साथ के साथ ही लिख लो, दोनों यंत्र एक जगह हो जाएंगे। कपास में रेशे की अगर आपको मोटाई मापने को कहता है तो माइक्रोनेयर से, और परिपक्वता एरिलोमीटर से। परिपक्वता किससे, एरिलोमीटर से, और कपास में रेशे की मोटाई माइक्रोनेयर से। ये चीज आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो आपके सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड की बात करें, इंसेक्टिसाइड है वो सबसे ज्यादा किसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो ये भी आप पॉइंट लिख लो। सबसे ज्यादा भारत में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, किसका, इंसेक्टिसाइड। और इंसेक्टिसाइड को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कीटनाशी या कीटनाशक का प्रयोग किसमें करते हैं अपन, कपास में करते हैं। किसमें करते हैं, कपास में। क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, वैसे आपके बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं पूछेगा लेकिन आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा भारत के अंदर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किस फसल में करते हैं या किस क्रॉप में करते हैं, तो कपास आपका राइट ऑप्शन होगा कि सबसे ज्यादा भारत में अगर इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक की बात करें तो कपास। ठीक है, एक आती है आपके इंस्टीट्यूट CIRCOT, फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल लिख लेना आप साथ ही, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन, मतलब कपास तकनीकी अनुसंधान संस्थान। क्या, कपास तकनीकी अनुसंधान संस्थान, कपास तकनीकी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है, तो ये आपके मुंबई में है, मतलब सेमवडी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है,
महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई, है ना, महाराष्ट्र में ही मुंबई पड़ता है, ठीक है। तो CIRCOT, ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो CIRCOT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन, मुंबई महाराष्ट्र में। ये चीज आप नोट कर सकते हो कि सबसे ज्यादा भारत में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कपास के अंदर है, ठीक है। और कपास की रेशे की मोटाई माइक्रोनेयर से, परिपक्वता एरिलोमीटर से, और कपास कमेटी का भाई 1921 में। इतना आप नोट कीजिए। अब देखिएगा, अब अपन इसमें बात करते हैं सोइल की, उपयुक्त मृदा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपयुक्त मृदा की। तो मैं इसको क्लीन करता हूं। अब अपन मृदा की बात करते हैं। किसकी? सोइल की या मृदा की। अब देखिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे निकल के आएगी आपके सामने मृदा की। और अपन सोइल की बात करिए। इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको एडवांस लेवल तक बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे इतना पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपकी जो कंपटीशन लेवल है वो भी आपके साथ के साथ में बेसिक हो सके। और आप पहले पहले उस चीज को पढ़ लो, तो बाद में इमरजेंसी के अंदर एकदम से ऐसे आपके माथे के सामने, माइंड के सामने ऐसे बिल्कुल भी चीजें नहीं आए कि सर हमने तो सुनी ही नहीं कभी, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा एडवांस लेवल में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज है। 12वीं लेवल की वो बुक्स वगैरह ऐसे नहीं है कि उसमें बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा ऊपर से, सर 12वीं की बुक में तो ऐसा है ही नहीं। तो मेरे प्यारे लाडलो, इसके अंदर 12वीं की बुक नहीं चलती है आपकी। BSc एग्रीकल्चर में 12वीं की बुक चलती है। कि कभी आपने एक्सटर्नल रूप से एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा था क्या? 12वीं की किताब में पढ़ा था कि एक्सटेंशन एजुकेशन वगैरह, कि एक्सटेंशन एजुकेशन की कोई चीज चलती होगी, स्टेटिक्स चलती होगी, पढ़ा था क्या? कि सर नहीं पढ़ा हमने। तो वही चीज है, आपको एडवांस लेवल पर अगर आपको एडवांस में कुछ बनना है तो आपको दिमाग भी थोड़ा एडवांस में चलाना होगा, है ना। और दिमाग की बत्ती को आई होप आप खोल रखे होंगे, है ना। चीजों को डाल के उठा के, चीजों को और डालने की जिम्मेदारी मेरी है। दोबारा बोल रहा हूँ, चीजों को उठा के आपके माइंड के अंदर, माथे के अंदर डालने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको दिमाग को खोलकर रखना है, दिमाग की बत्ती जलाकर रखनी है। इतना सा आपको करना है। अब अपन बात करते हैं इसमें सोइल की, मृदा की। तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है इसके लिए। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कि सर काली मिट्टी क्यों? आपने तो हर फसल के अंदर, हर क्रॉप में बलुई दोमट बताया था। तो याद रखिएगा, ये क्रॉप ऐसी है कि इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? पानी की आवश्यकता। और आपको पता है काली माटी जो होती है या काली मिट्टी होती है, वो क्या करती है? जल धारण क्षमता को बनाए रखती है। मतलब जल को धारण कर लेती है और उसमें जल बना रहता है मिट्टी के अंदर। तो वो जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में उसका ट्रांसफर होता रहता है, परिसंचरण होता रहता है ना, जल परिसंचरण। तो इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। ये चीज आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है कि इसको मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं। ये चीज भी आप लिख लो। मारवाड़ी भाषा के अंदर कपास को क्या बोलते हैं? वैसे आपसे BSc एग्रीकल्चर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन में पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन आया है ये। तो इसको बीनिया बोलते हैं। बीनिया। क्या बोलते हैं? बीनिया। मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं इसे? बीनिया बोलते हैं। अब देखिएगा, इसमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। दो प्रकार की जड़ें, दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। आपके कपास जो होता है उसमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। वो अपन यही बात कर लेते हैं, मृदा के टॉपिक में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जड़ों में आपको सबसे पहले लिख देना है कि इसमें एक होती है सिंपोजियल, और एक ये होती है हाइपोजियल। हाइपोजियल और सिंपोजियल, दो प्रकार की आपकी जड़ें पाई जाती है इसमें। दो प्रकार की जड़ें, सिंपोजियल और हाइपोजियल। और सिंपोजियल है, इसे अपन मोनोपोडियल भी बोल सकते हैं। सिंपोजियल को और क्या बोल सकते हैं? इसे मोनोपोडियल भी अपन बोल सकते हैं। मोनोपोडियल, मोनोपोडियल भी अपन इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसमें इसको हटा दो आप, और यहाँ पे ये दूसरा नंबर लगा दो। इस प्रकार से भी ये सही रहेगा, ठीक है। एक अपन सिंपोजियल ले लेते हैं, दूसरा मोनोपोडियल ले लेते हैं। याद रखिएगा, जो सिंपोजियल होता है आपके, सॉरी 1 मिनट का वेट कीजिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, अब देखिएगा, मोनो, हाँ, अब देखिएगा, ये जो मोनोपोडियल है,
इसकी अपन पहले बात करते हैं। मोनोपोडियल की बात करें तो ये वानस्पतिक शाखाएं होती है, वानस्पतिक वृद्धि वाली शाखाएं, वानस्पतिक वृद्धि वाली शाखाएं। अब मैं एक एक चीज आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। और ये शाखाएं वो होती है जहां पर क्या बनते हैं, फल बनते हैं, फल बनने वाली शाखाएं, ठीक है, ये जड़ें। अब देखिएगा, मैंने पहले लिया आपके मोनोपोडियल, दूसरा क्या लिया, सिंपोजियल, ठीक है, सिंपल सी बात। अब मैं यहाँ पे कपास का प्लांट बनाता हूँ, ये मान लीजिए आप कपास है, ठीक है, ये यहाँ पे कपास है और ये इसका जड़ क्षेत्र हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ये जो शाखाएं हैं, ये जो शाखाएं हैं, ये तना हो गया, इसके पास में थोड़ी सी शाखाएं लग रही है ना, ये कौन सी हो गई आपके, मोनोपोडियल हो गई। कौन सी हो गई, मोनोपोडियल हो गई। बात करें फल बनने वाली तो कौन सी होती है आपकी, सिंपोजियल। जो यहाँ पे ये डोडा बनेगा, ये वाली हो गई, यहाँ पे जाके यहाँ पे कोई फल बन रहा है, ये हो गई, तो ये शाखा कौन सी कहलाएगी आपकी, सिंपोजियल कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें, दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है, पहला है आपको मोनोपोडियल याद रखना है, दूसरा सिंपोजियल। आप सीक्वेंस के अनुसार जिस टाइप से आपको अच्छा लगे उस टाइप से रख सकते हो, सिंपोजियल मोनोपोडियल भी या मोनोपोडियल सिंपोजियल भी, इतना आप नोट कर सकते हो। कुछ डायग्राम जरूर से बना लेना अपने हिसाब से, डायग्राम से आप समझ जाओगे। अब अपन बात करते हैं कुछ और बेसिक इसकी बातें देख लेते हैं अपन, इसमें महत्वपूर्ण क्रियाएं देखते हैं अपन। मैंने बताया था इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, जीनिंग और पिकिंग। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा सकता है जीनिंग के बारे में, जीनिंग क्रिया इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है, तो वो चीज अपन बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा आप नोटबुक के अंदर, जीनिंग लिख लीजिएगा, जीनिंग या अपन इसे चुटाई बोलते हैं, इंग्लिश में जीनिंग बोलते हैं और हिंदी में चुटाई, ठीक है। अब देखिएगा कि जो कपास के अंदर मैंने बताया, कपास क्या है, रेशेदार क्रॉप है, रेशेदार फसल है, तो कपास में रेशा पाया जाता है और उस रेशे को निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, जीनिंग कहलाती है या चुटाई कहलाती है, ठीक है। अब वो किस प्रकार से निकालते हैं उसकी मैं आपको डिटेल से कहानी बताता हूँ। देखिएगा, कपास की फसल होती है, कपास को अपन ने काटा, काटने के बाद में उसको अपन सबसे बेस्ट जो विधि होती है, जो कि आप आपके राजस्थान में बात करें या सबसे ज्यादा लोगों द्वारा अपनाई जाती है, वो विधि कौन सी होती है, एक मिनट, हाँ, वो विधि होती है आपके कि सबसे ज्यादा पहले अपन क्या करेंगे, उसको काट लेंगे, काटने के बाद में पानी के अंदर उसको छोड़ देते हैं अपन थोड़े दिनों के लिए। जैसे ही आप पानी के अंदर छोड़ोगे तो उसका जो रेशा है वो धीरे धीरे अलग निकलने लग जाएगा, ठीक है। टूटाई भी बोलते हैं, ओटाई बोलते हैं, जिनिंग को ओटाई भी बोलते हैं, ठीक है। ओटाई भी लिख लेना आप। निपिंग को बोलते हैं चुटाई, ओटाई, ओटाई लिख लेना, ठीक है, ओटाई आएगा भैया। कभी कभी हो जाती है गलती। जिनिंग को अपन बोलते हैं ओटाई, ओटाई बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा मैंने प्रोसेस आपको बताई थी, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था इस चीज के अंदर कि इसको चुटाई बोलते हैं कि ओटाई बोलते हैं, दोनों चीजों के लिए। लेकिन निपिंग को अपन बोलते हैं चुटाई और जिनिंग को क्या बोलते हैं, ओटाई। दोनों अलग अलग होती है, निपिंग आपके तंबाकू में होती है और जिनिंग है वो कपास में होती है, ओटाई, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, देखिएगा, पानी से निकाल लेते हैं, अगर नहीं निकले तो अपन क्या करते हैं, गर्म पानी लेते हैं। अब इस वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा, ओटाई पे जो गर्म अपन पानी लेते हैं, उस गर्म पानी को अपन उसके अंदर कपास के पूरे पौधे को जैसे काट दिया अपन ने वो वाला मिला देते हैं, तो उससे क्या होगा, ओटाई की वजह से जो पानी गर्म होता है उसकी वजह से रेशे निकल जाते हैं, तो इस कारण इसको ओटाई भी बोलते हैं, ठीक है मेरे लाडलो, समझ में आया ओटाई। तो आप निपिंग की, यहाँ पे निपिंग वो चौटाई लिखा थे, तो उसको आपको हटा देना है और ओटाई लिखना है, चुटाई नहीं आएगा, ओटाई आएगा, ठीक है। तो कपास में रेशे निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी आपकी, ओटाई कहलाएगी या जीनी कहलाएगी। तो आप लिखिएगा, कपास में रेशे निकालने की क्रिया, रेशे निकालने की क्रिया, कपास में रेशे निकालने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी, जिनिंग या ओटाई कहलाती है, ठीक है। दोबारा देखिएगा, कपास में रेशे निकालने की क्रिया है वो क्या कहलाती है आपकी, जिनिंग या ओटाई कहलाती है, जिनिंग या ओटाई, कपास में रेशे निकालने की क्रिया। अब बात करें कि कपास में ये जिनिंग परसेंट कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपको याद रखना है, कपास में जिनिंग
प्रतिशत, जी नहीं प्रतिशत, तो कितना परसेंट? 33% आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें कि कपास का बड़ा रेशा, तो कपास के अंदर अगर बड़ा रेशा पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, और कपास के अंदर अगर छोटा रेशा पाया जाए तो अपन उसे क्या कहते हैं, है ना। कि कपास के अंदर मान लीजिए ये कपास है, इसके अंदर ये इतना बड़ा रेशा हो गया, एक इतना सा है, तो ये बड़ा वाला जो रेशा है, कौन सा रेशा, ये वाला जो रेशा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन लिंट। क्या बोलते हैं? लिंट। इंग्लिश में लिख लीजिएगा लिंट, लिंट, है ना। छोटे रेशे होते हैं, जो ये छोटा बड़ा रेशा है इसको अपन क्या बोल देंगे, फज। क्या बोलते हैं? फज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कपास के अंदर जो बड़ा रेशा पाया जाता है उसको अपन लिंट बोलते हैं, और छोटा रेशा पाया जाता है उसको अपन फज बोलते हैं। एक होता है आपके सामने टर्म सीड कॉटन, सीड कॉटन। अब पूछा जा सकता है सीड कॉटन में क्या पाया जाता है, तो सीड कॉटन में आपको याद रखना है सीड पाया जाएगा और उसी के साथ में लिंट पाया जाएगा। मतलब बीज के साथ में अगर कोई बड़ा रेशा है, बीज के साथ में बड़ा रेशा है, तो उसको अपन सीड कॉटन बोलते हैं। और कॉटन सीड किसे बोलते हैं? कॉटन सीड। तो आपके साथ में सीड के साथ में क्या पाया जाए, फज पाया जाए, सीड के साथ में फज। छोटा वाला रेशा पाया जाए तो उसको कॉटन सीड बोल देंगे, और बड़ा वाला रेशा पाया जाए बीज के साथ उसको सीड कॉटन बोल देंगे। इतना आप नोट कर सकते हो। या आप एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो कॉटन सीड के अंदर, कि लिंट को हटाने के बाद में जो रेशा बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉटन सीड बोलते हैं। कि लिंट को हटा दिया, बड़े रेशे को हटा दिया, तो कौन से रेशे निकलेंगे, छोटे वाले रेशे निकलेंगे। छोटे वाले रेशे को अपन क्या बोलते हैं, फज बोलते हैं। बात वही आ रही है, दोनों चीज आप लिख सकते हो। इतना आपको नोट कर लेना है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं इसमें बीज दर की, सीड रेट की बात करते हैं। तो सीड रेट आपको लिख लेनी है, और टॉपिक लगाइए आप अपने नोटबुक के अंदर सीड रेट का। अब अपन बात करते हैं सीड रेट की, इसकी बीज दर की। बीज दर की बात करते हैं। बीज दर से पहले आप, जलवायु का टॉपिक चल रहा है, तो जलवायु के अंदर वृद्धि के लिए तापमान वगैरह हुआ, अंकुरण के लिए तापमान हुआ, ये चीज आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है वृद्धि के लिए तापमान, वृद्धि के लिए तापमान। तो आपको लिख लेना है 27 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अंकुरण के लिए लिखना है आपको, अंकुरण के लिए तो अंकुरण से 24 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बात सुनो, वृद्धि के लिए हो गया, अंकुरण के लिए हो गया, एक और तापमान आपके बच रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। फल पकते समय, फल पकते समय, फल पकाव के लिए आपको याद रखना है 27 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप याद रख सकते हो। या आप टेम्परेचर वाले पॉइंट के अंदर या टेम्परेचर वाले टॉपिक के अंदर लिख सकते हो इन चीजों को, ठीक है। तो इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ नोट डाउन कर लो। फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ अपन चलते हैं। तो इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं इसमें सीड रेट की। क्या करें, बीज दर की। बीज दर की अपन बात कर लेते हैं। तो बीज दर में याद रखिएगा, सबसे पहले आपकी बीज दर 1 हो जाएगी। पॉइंट पहले मैं लगा देता हूं, तो यहाँ पे टॉपिक लिख लीजिएगा सीड रेट या बीज दर। पहली आपको लिखना है बीटी कपास के लिए, दूसरी लिखना है आपको संकर कपास के लिए। बीटी कपास हो गया, फिर लिखना है आपको संकर कपास के लिए। तीसरी आपको लिखना है सामान्य कपास के लिए या देसी कपास के लिए, सामान्य या देसी। चौथी आपको लिखना है अमेरिकन कपास के लिए, अमेरिकन कपास के लिए, अमेरिकन कपास। एक और लिख लो आप, एक वैरायटी चलती है इसमें RT19, RT19 उसके लिए। ये पॉइंट आपको लगा लेने हैं, बीटी कपास की, संकर कपास की, और सामान्य या देसी कपास या अमेरिकन कपास, है ना। तो अपन 1 बाई 1 बात करते हैं। देखिएगा, इसमें लेते हैं अपन 1.5 से लेके 3 केजी, 1.5 से लेके 3 केजी। इसमें लेते हैं अपन 3 से 5 केजी। इसमें लेते हैं अपन 12 से 15 केजी। इसमें लेते हैं अपन 15 से लेके 30 केजी। और इसमें लेते हैं RT19 में 25 से 30 केजी, 25 से 30 केजी। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो।
अगर आप यहाँ पे 15 से 20 भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, 15 से 30 भी सही है और 15 से 20 भी, लेकिन नॉर्मली 20 ज्यादा लेते हैं। आपकी बुक के अंदर 20 दे रखा है इसलिए मैंने 20 लिखा है, वरना हमारा तो पड़ा हुआ 30 है, ठीक है। पर बुक के अंदर 20 दे रखा है तो बुक वाली सही है। ये आप शीट रेट लिख सकते हो। बीटी कॉटन के लिए 1.5 से 3 kg, संकर कपास के लिए 3 से 5 kg लिख सकते हो। सामान्य या देसी कपास के लिए आपको 12 से 15 kg याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। ये वाली इंपोर्टेंट है, ये बीटी कॉटन वाली इंपोर्टेंट है। और आर्टिक 19 ये एक वेरायटी है आर्टिक 19, इसके लिए अपन 25 से लेकर 30 kg या 20 से 25 kg भी आप नॉर्मल याद रख सकते हो। 20 से 25 भी सही है, 25 से 30 भी सही है ना। दोनों ही लिख लो, 20 से 25 भी लिख लो, 20 से 25। कई बार एग्जाम के अंदर ये भी आ जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो अमेरिकन का पास किया ना, ऐसा नहीं। 20 से 25 आर्टिक 19, ठीक है। ये नोट करो जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं। इसमें बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट के लेते हैं। अब देखिएगा, अब अपन लेते हैं इसमें सीड ट्रीटमेंट का टॉपिक। क्या लेते हैं? सीड ट्रीटमेंट का टॉपिक। सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार, बीज उपचार। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको लगाना है सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट। इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको डाल देना है, 1 मिनट। पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल दो, और पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर आपको लिखना है कि अगर अपन गुलाबी सुंडी से बचाना चाहते हैं, गुलाबी सुंडी से अगर अपन फसल को बचाना चाहते हैं, तो बीज उपचार में आपको 40 kg क्या लेनी है? एल्यूमिनियम फॉस्फोइड की गोलियां, एल्यूमिनियम फॉस्फोइड और इसकी गोली। देखिएगा, अगर आपको बीजों को गुलाबी सुंडी कीट से बचाना है पहले ही, तो बीज उपचार में अपन क्या कर सकते हैं? बीज उपचार में अपन क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 40 kg अपन 40 kg एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो होती है, उसकी गोलियां अपन बीजों के अंदर रख सकते हैं या मिला सकते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोगों से अपन को बचाना हो, जीवाणु जनित रोग है अगर उससे अपन को बचाना हो फसल को, तो अपन क्या करेंगे? 10 किलोग्राम पानी है, या 10 लीटर पानी मान लो आप, 10 लीटर पानी। उस 10 लीटर पानी में अपन 1 ग्राम क्या लगा देंगे? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। समझने की कोशिश कीजिएगा। जीवाणु जनित रोगों से अपन को बचाना है, तो 10 लीटर अपन पानी लेंगे, 10 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम आपको इस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मिला देनी है और बीजों के अंदर ट्रीटमेंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर अपन को बीजों से रेशा हटाना है, क्या हटाना है? तीसरा आपको पॉइंट यहाँ पे लगा लेना है, मैं बोल के ही बता देता हूँ। तो बीजों से अगर रेशा हटाना है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ थोड़ा, बीजों से रेशा हटाने के लिए आपको जो 10 kg बीज होते हैं ना, 10 kg बीज, उसमें 1 से 2 ग्राम आपको क्या डालना है? गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि इस गंधक के तेजाब को अपन और क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ H2SO4 का प्रयोग करें। 3 इसमें मैंने की पॉइंट आपको बताए हैं, और तीनों की पॉइंट आप एक बार लिख लीजिए। ग्राम लिखवाया है ना मैंने, लीटर कर लेना भाई। अब देखिए दोबारा, गुलाबी सुंडी कीट है जिसे अपन क्या बोलते हैं? पिंक बोलवर्म। क्या बोलते हैं? पिंक बोलवर्म बोलते हैं। उसके निदान के लिए अपन क्या करेंगे? 40 kg एल्यूमिनियम फॉस्फोरेट की गोलियां अपन मिला देंगे। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोगों से बचने के लिए क्या करेंगे अपन? जीवाणु जनित रोगों से बचने के लिए, जीवाणु जनित रोगों से बचने के लिए 10 लीटर जो पानी होता है, उसमें अपन 1 से 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मिला देंगे। नेक्स्ट है, अगर अपन को कपास की जो क्रॉप है उसके अंदर से रेशा निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? 10 किलो बीज के अंदर 1 लीटर या 2 लीटर अपन क्या लगा देंगे? उसमें गंधक का तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का प्रयोग कर लेंगे। तो ये चीज आप नोट कर लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। अब अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं या पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें कपास का क्लासिफिकेशन। क्या है? कपास का वर्गीकरण है, ठीक है।
तो अपन ये चीज देख लेते हैं जल्दी से, और क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन एंड तक आपको बने रहना है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं हम कपास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन। कपास का वर्गीकरण देखिएगा। कपास को वर्गीकरण अगर अपन करेंगे तो अपन दो प्रकार से बेसिकली देखते हैं, एक होता है आपकी अमेरिकन कपास, एक होता है देसी कपास। तो पहले अपन लेते हैं इसमें देसी कपास। पहले कौन सा? देसी कपास। और दूसरा लेते हैं अपन अमेरिकन, सॉरी। अब देखिएगा दूसरा क्या लेते हैं? अमेरिकन कपास। दूसरा क्या लेते हैं? अमेरिकन कपास। याद रखिएगा इसमें 2n बराबर होता है आपकी 26। 2n बराबर क्या होता है? 26 होता है। नेक्स्ट अमेरिकन में कितना होता है? तो 2n बराबर 52। 2n बराबर 52। देसी कपास को अपन और क्या बोल सकते हैं? तो भारतीय कपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय कपास, ठीक है। इसमें दो आपके प्रजातियां चलती है, कौन कौन सी? गोसिपियम हर्बेसियम। गोसिपियम हर्बेसियम। एक चलती है आपकी गोसिपियम आर्बोरियम। गोसिपियम आर्बोरियम। अमेरिकन कपास को अपन अमेरिकन कपास बोलते हैं। 2n बराबर 52 होते हैं। इसमें भी दो प्रजातियां चलती है, गोसिपियम हिरसुटम। दूसरा आपको लिख लेना है गोसिपियम बारबेंडिस भी लिख सकते हो, और बारबेंडेसिस। देखिएगा गोसिपियम हिरसुटम है, इसको अपन क्या बोलते हैं? गोसिपियम हिरसुटम। इसको अपन बोलते हैं अमेरिकन कपास या अमेरिकी कपास। और जो गोसिपियम बारबेंडेसिस है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इजिप्टाइन कपास बोलते हैं। इजिप्टाइन कपास। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। देसी कपास की 2n बराबर 26 और इसे भारतीय कपास बोलते हैं। अमेरिकन कपास के 2n बराबर 52 और इसे अमेरिकी कपास बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रजातियां चलती है, गोसिपियम हर्बेशियम और गोसिपियम आर्बोरियम। इसमें दो चलती है, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बारबेडेसिस। गोसिपियम बारबेडेसिस को अपन इजिप्टाइन कपास बोलते हैं और हिरसुटम को अमेरिकी कपास। ये क्लासिफिकेशन हो गया, इसको आप नोट करें जल्दी से। अब ध्यान रखिएगा, अब अपन बात करते हैं इसमें वेराइटीज की, किस्मों की बात कर लेते हैं। और किस्मों में बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपकी किस्में चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट किस्में है ना। तो बढ़िया बढ़िया चलेगी, तो दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा आप जला रखे थे तो उसको थोड़ा सा ज्यादा जला लेना। और अब देखिएगा, अब देखते हैं अपन इसमें किस्में, वेराइटी है ना। पहली वैरायटी लिख लेना है आपको वारा लक्ष्मी। नेक्स्ट लिख लेना है आपको H4, प्रथम संकर की समय। फर्स्ट संकर की समय है ना। तो पहली जो संकर की समय है वो क्या है आपकी? पहली संकर की समय हाइब्रिड 4। और इसे विकसित किसने किया? तो सीटी पटेल ने विकसित किया था। बात करें कब विकसित किया, तो आपको लिख लेना है कहाँ विकसित किया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय है, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय। अब मैं बात करूं कि गुजरात के अंदर ही क्यों किया। आपको पता है विश्व के अंदर, या अपन बात करें भारत के अंदर, भारत में सबसे ज्यादा जो कपास है वो कहाँ होता है? तो आपको राइट ऑप्शन क्या बताना है? वहां पे गुजरात बताना है। ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दी। इसलिए गुजरात कृषि जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर पीटी पटेल ने H4 वैरायटी को डेवलप किया। नेक्स्ट लिखूं वारालक्ष्मी के साथ ही आप लिख लो धन लक्ष्मी। और एक लिख लो राजस्थान HH 16 या मरु विकास। ये वैरायटी आपको लिखनी है। और ये वैरायटी आपके राजस्थान से डेवलप है। किससे है? राजस्थान से डेवलप है। तो वैरायटी में याद रखनी है वारालक्ष्मी H4 जो कि प्रथम संकर किस्म है, सीटी पटेल ने विकसित की गुजरात कृषि विश्वविद्यालय से। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है धनलक्ष्मी, उसके बाद में RH
सॉरी राजस्थान HH16, जिसका दूसरा नाम क्या है, मरु विकास। ये राजस्थान की पहली संकर किस्म है। मार्कर अपन चेंज कर लेते हैं। एक और वैरायटी आपकी रह गई है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, बेसिक से जानकारी लेंगे। क्या करेंगे, बेसिक से जानकारी लेंगे, ठीक है। और वो वैरायटी आपकी कौन सी है, वो वैरायटी है आपकी बीटी कॉटन। कौन सी है, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। ये वैरायटी है आपकी बीटी कॉटन, या बीटी कपास भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये भी एक वैरायटी है। अब अपन बात करेंगे बीटी कपास की। बीटी कपास की बात करेंगे तो आप वेराइटीज है, वारालक्ष्मी H4, लक्ष्मी RH, सॉरी राजस्थान HH16, जिसे अपन मरु विकास बोलते हैं, बीटी कॉटन, ये आप लिख लीजिए। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो आप डाल लीजिए बीटी कॉटन। क्या डालेंगे, बीटी कॉटन। तो इसको आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में क्लीन करते हैं। अब अपन बीटी कॉटन की बात करते हैं। बीटी कॉटन आपने हेडिंग लगा ली, और अपन बात कर लेते हैं अब बीटी कॉटन की, ठीक है। बीटी कॉटन की तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि बीटी कॉटन होती है वो किस कीट के लिए प्रतिरोधी होती है। तो गुलाबी सुंडी कीट के लिए क्या होती है, प्रतिरोधी होती है गुलाबी सुंडी। ये मार्कर नहीं चल रहा, अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट का वेट। अब देखिएगा बीटी बीटी कॉटन के बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा गुलाबी सुंडी कीट के लिए क्या होती है, रेसिस्टेंट होती है। रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी होती है, ठीक है। गुलाबी सुंडी को अपन और क्या बोल सकते हैं, पिंक बोलवर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पिंक बालवर्म, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपन बात करें कि जो गुलाबी सुंडी कीट है ये पिंक बोलवर्म से होती है, ये इसके अंदर जीन कौन सी है। जो आपकी गुलाबी सुंडी कीट है इसके अंदर बेसिलस thuringiensis क्या होता है, आपकी जीवाणु होता है। बेसिलस thuringiensis जीवाणु। इसकी 2 अपन जीन लेके आए। देखिएगा दोबारा आपको पूरी तरीके से समझाया जाता है। बीटी कॉटन, ये गुलाबी सुंडी कीट होता था कपास के अंदर, और कपास के अंदर ये गुलाबी सुंडी कीट किससे होता था, बेसिलस thuringiensis से होता था, ठीक है। तो इसकी जीने निकालकर और कपास के अंदर क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। और वो जीने कौन सी थी, वो जीन आपसे पूछी जा सकती है, क्राई फर्स्ट AC और क्राई 2AB। ये दोनों जीन थे, क्राई फर्स्ट AC और क्राई 2AB। इनको निकालकर और कपास के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। इससे क्या हुआ, जैसे ये कीट कपास को खाता है तो मर जाता है, इसलिए बीटी कॉटन इसको नाम दिया गया। बीटी का मतलब बेसिलस thuringiensis, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल या आनुवांशिक रूपांतरित फसल, आनुवांशिक या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, आनुवांशिक रूपांतरित फसल। ये चीज आपको लिख लेनी है साथ के साथ। ये आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की पहली आनुवांशिक रूपांतरित फसल कौन सी है, तो आपको राइट ऑप्शन बता देना है टोबैको, तंबाकू, ठीक है। अब विश्व के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि विश्व के अंदर जो आनुवांशिक रूपांतरित फसल है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, उनका क्या क्रम है, किस क्रम के अनुसार होता है। क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको सोयाबीन लगाना है, सोयाबीन, उसके बाद में मक्का, मक्का के बाद में कपास, और कपास के बाद में सरसों। ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट बात करें कि बीटी कॉटन जो होती है आपकी, इसको भारत के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है। भारत में बात कर ले तो भारत में महाराष्ट्र में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है बीटी कॉटन को, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। इतना आप नोट कीजिए बीटी कॉटन के बारे में कि गुलाबी सुंडी से होता है, और ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, अब अपन इसमें कीट और रोगों की बात कर लेते हैं। कीट और रोग, उससे पहले आप वीड कंट्रोल भी लिख लीजिए। वीड कंट्रोल में मैं आपको बता देता हूँ 2,4-D और फ्लूक्लोरेलिन, 2,4-D और फ्लूक्लोरेलिन, ये आप वीड कंट्रोल के अंदर प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आप छोटा सा पॉइंट ही लगा लो वीड कंट्रोल, फिर बाद में दिक्कत आएगी, आपको याद नहीं रहेगा। वीड
कंट्रोल। विड कंट्रोल में आप लगा दो 240 और दूसरा लगा दो आप फ्लू क्लोरिलीन, फ्लू क्लोरिलीन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें रोगों की। रोग, डिजीज। देखिएगा, सबसे पहला रोग होता है इसमें विल्ट, मलानी या उकठा। पहला रोग कौन सा होता है? सबसे इंपोर्टेंट है विल्ट, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मलानी। और इसे के अपन क्या बोलते हैं? उकठा। ये क्या करता है? ये कोई प्लांट है और ये प्लांट की यहाँ पे लगता है, इसलिए प्लांट यहाँ से क्या हो जाता है? कट जाता है और मुरझाकर गिर जाता है। मुरझान भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? मुरझान, मुरझान भी बोलते हैं। ठीक है, विल्ट, मलानी, उकठा, मुरझान। और आपको पता लग गया मुरझान क्या होता है? यहाँ पे कट जाता है पौधा और यहाँ से कट के नीचे गिर जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये विल्ट है, ये किससे होता है? फ्यूजेरियम स्पीशीज से। किससे होता है? फ्यूजेरियम स्पीशीज, कवक से। कवक का नाम आपको याद रखना है, फ्यूजेरियम स्पीशीज। नेक्स्ट आप लिख सकते हो इसमें ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कीट की। कीट में सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है? गुलाबी सुंडी। और गुलाबी सुंडी कीट के बारे में मैं बता ही चुका हूं। नेक्स्ट आप लिख लो इसके अंदर दीमक। नेक्स्ट लिख लो आप सफेद लत, सफेद लत। इतना आपको नोट करना है, इनको नोट कीजिए आप। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें उपज की। तो देखिएगा, पहला मैं बात करूं देसी की, दूसरी करूं संकर, और तीसरी बीटी कॉटन की, बीटी कॉटन की। इनको पहले आप नोट कर लीजिए, सभी को इनको नोट कर लीजिए और फिर एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें आपको लिखना है 10 से 15, इसमें लिखना है 13 से 18 और इसमें लिखना है आपको 18 से 20। सीक्वेंस याद रखना है 10 से 15, 13 से 18, 18 से 20। आपको याद रखना है संकर जो वेराइटीज होती है उनकी आपकी उत्पादन क्षमता या उपज जो है वो कम देखने को मिलती है। और ये आ जाएगी आपकी तीनों केजी प्रति हेक्टर, केजी प्रति हेक्टर, और ये भी केजी प्रति हेक्टर। तो ये उपज का पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। और वीट कंट्रोल ये हो गया, रोग ये हो गए, कीट ये हो गए। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख लेना। एक और पॉइंट आप लिख लो, इसके अंदर छोटी पत्ती होता है, लिटिल लीफ, दैहिक विकार पाया जाता है, दैहिक विकार पाया जाता है, लिटिल, लिटिल लीफ, जो कि मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो इसी के साथ मेरे प्यारे साथियों, कपास की जो खेती है वो कंप्लीट होती है। बस आपको करना क्या था, इस क्लास के अंदर आपको अपने माइंड की जो बत्ती थी उसको खोल के रखना था। और बाकी सारी चीजें देखिए, हर क्लास के अंदर यही होगी, आपको बस ओनली आपके दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखना है। सारी चीजें उठा के और पैक करने की जिम्मेदारी मेरी है। समझाऊंगा मैं अच्छी तरीके से, जो चीज समझ में नहीं आए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और मेरे लिए कोई अगर आपसे कोई सेवा हो, जैसे कि सर हमें ये चीज इस क्लास से समझ में नहीं आई, तो वो आप बिंदास आप मेरे को बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ये करो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, आपको ये क्लास कैसी लगी, वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करके बताइए। इससे क्या होता है कि जो पढ़ाने वाला होता है उसका हौसला बढ़ता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी टीचर हो, मैं किसी भी टीचर का पर्सनली नाम नहीं ले रहा, कोई भी टीचर हो, अगर वो पीडीएफ से और पीपीटी से, पीडीएफ से पीपीटी से उसके पास में मान लीजिए डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, मैं किसी भी चीज का या किसी भी आपके जो टीचर है उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज फैक्ट है और ये चीज सत्य है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, याद रखिएगा। कोई भी टीचर है, पीडीएफ है उसके पास में और आपके पीपीटी है, अब वो पीछे पीडीएफ चल रही है और उसके अनुसार वो ऐसे लाइन कर करके उसको बांच रहा है, उसको फट रहा है और आपको समझा रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं भी तो पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? याद रखिएगा, जो पीडीएफ से अगर पढ़ाता है ना, पीडीएफ से हर एक स्टूडेंट पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता, मैं मानता हूं इसकी वजह से, इसकी बजाय अगर वो आपसे इस तरीके से, मैं खुद को बेस्ट नहीं बोल रहा,
अगर वो आपको एक एक चीज बता बता के एक एक चीज खुद के मन के अनुसार लिखा लिखा के और फिर बाद में आपको समझाए, चाहे वो दो अक्षर देख ले बीच के अंदर, कंफ्यूज हो जाए देख ले दो अक्षर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से आपको कि सबसे पहले आपको लिखाए, उस चीज को समझाए, उस बारीकी से समझाए उस चीज को, ताकि स्टूडेंट उस चीज को क्या कर सके, कैच कर सके। ऐसे नहीं पीडीएफ यहाँ पे ओपन कर दी, पीडीएफ को लगा दिया और फिर बाद में पीडीएफ को लगाने के बाद में उस चीज को एक जगह बता दिया। ऐसा हर कोई कर सकता है। अगर वो टीचर नहीं भी पढ़ के आता है आगे से, मान लो उसको जीरो आता है, जीरो बटा नील आता है, और वो आके यहाँ पे लिख रहा है ना, आपको बता रहा है, तो फिर बाद में वो क्या है, गलत है। मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं वो खुद के मन के अनुसार बताई उस चीज को। हर टीचर बेस्ट होता है मैं मानता हूँ। कोई कोई पीडीएफ से, हाँ मैं मानता हूँ पीडीएफ आप उस जगह खोल सकते हो जिस जगह नीड हो आपको। जैसे इंपोर्टेंट जो संस्थान है उनमें टाइम ज्यादा लग जाता है, उस जगह आप पीडीएफ चला सकते हो। लेकिन प्यारे साथियों, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, किसी भी टीचर की यहाँ पे बुराई नहीं है। कोई भी टीचर अगर मेरे से कोई गलती बोलने के अंदर हुई है तो मुझे तो क्षमा करे, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको नेगेटिविटी माहौल के अंदर नहीं रहना। नेगेटिविटी माहौल में नहीं रहना। नेगेटिविटी लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिविटी लोगों के साथ जुड़ जाओगे तो माइंड भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो माइंड नेगेटिव नहीं करना है, माइंड को पॉजिटिव रखे, अच्छी सोच वाले इंसानों के साथ रहे, अच्छे सोच वाले टीचर के साथ रहे, जो आपको अच्छा गाइडेंस दे सके उसके पास जाए। मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे पास रुको, ठीक है। लेकिन ये चीज मेरे को क्या है, कल देखने को मिली, कल कोई बोल रहा था मेरे को, इसलिए मैं चीज बता रहा हूँ कि भाई जो पीडीएफ से पढ़ा सकता है बंदा, पीडीएफ से आप मेरे से जुड़ रखे हो स्टूडेंट, वो भी पढ़ा सकता है, हर कोई पढ़ा सकता है पीडीएफ से। पीडीएफ से आप भी जाके पढ़ा सकते हो, मैं इतना मानता हूँ। लेकिन जो खुद के मन के अनुसार याद करके उस चीज को, चाहे वो पहले 1 घंटे पहले याद करे, लेकिन स्टूडेंट को कैचअप करवा सके वो चीज लिख के खुद के मन से, चाहे दो अक्षर जाके वो देख ले, मैं मानता हूँ। भाई मेरे को भी डाउट रहता है कभी कभी, तो मैं भी जाके देखता हूँ, हर कोई टीचर देखता है ना। भाई उसको डाउट आ जाता है बीच के अंदर, तो वो ऐसे तो है नहीं कि बच्चे को गलत लिखा दे, स्टूडेंट को गलत लिखा दे यहाँ पे, तो वो देखता है। तो मेरे भाइयों, जो मेरे से फालतू के ऐसे चीजें पूछते हैं, जो अपनी मतलब सोच को थोड़ा निकम्मा रखते हैं, है ना, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा मत कीजिए। आप भी अपना काम कर रहे हो और हम भी हमारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपको चीज समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि भाई मैं गलत हूँ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर आपने ये चीज गलत बोल दी। पीडीएफ से भी हर कोई पढ़ा सकता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करो, पीडीएफ से आप भी पढ़ा सकते हो। मैं भी तो पढ़ा सकता हूँ पीडीएफ से। मैं भी तो यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन चालू कर लूँ और आपको फटाके चले जाऊँ, क्या मतलब निकले, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पा रहा। और मैं ना एक और चीज बता दूं, मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मेरे स्टूडेंट इन क्लासों को समझ पाते हैं, ठीक है। और बात रही ये सब्सक्राइबर्स की, कि तेरे पास तो इतने ही सब्सक्राइबर्स है, देखो भाई मैं एक ही चीज बात करना चाहता हूँ, ऊंची दुकान फीका पकवान, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कम है कोई बात नहीं है, लेकिन फटाने का तरीका है ना, वो मैं इसी चीज को सत्य मानता हूँ। सत्य का हमेशा साथ दो, है ना। सत्य के अनुसार चलोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, सत्य के अनुसार चलोगे ना तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, सक्सेस आप जल्दी से हो जाओगे। लेकिन आप गलत के अनुसार चलोगे, जैसे मान लो कोई आपको कुछ बोल के जा रहा है ना, उनके अनुसार अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो फिर आपको गलत ही मंजिल मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना, है ना मेरे लाडलो। तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नेगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना है। मैं नहीं बोल रहा किसी टीचर के साथ आप मत जुड़ो, हर के साथ जुड़ो, मानता हूँ। आपको जिस तरीके से अच्छा लग रहा है, जिस जगह से आपको चीजें कैचअप ज्यादा हो रही है ना, उस टीचर से जुड़ो। लेकिन कोई भी फालतू के अंदर इसे कमेंट नहीं करे मुझे। और देख, बात ये मैं बोलने वाला हूँ, मैं सीधा मुंह पे बोलने वाला हूँ, सीधा मुंह पे बोलने वाला हूँ। चाहे अगर किसी को पर्सनली बुरा लगे तो मेरे को एसएमएस करके बता सकते हैं। हाँ भाई मैं मानता हूँ, आप मेरा ही नाम क्यों ले रहे हो, मैं इस चीज को भी मानता हूँ। आप मेरा नाम इसलिए ले रहे हो कि मैं जो पढ़ाता हूँ ना, वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके है, वरना और भी तो टीचर है, और का भी आप नाम ले सकते हो, पर नहीं, नहीं ले रहे बिल्कुल भी। तो ये है, आप अपना काम कर रहे हो, मैं जानता हूँ क्या है क्या नहीं है, मैं जानता हूँ क्या है क्या नहीं है। आप वो वीडियो देखते हो कि हाँ बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, ये सब्सक्राइबर्स कैसे करें, वो कैसे करें, ये देखते हो। मेरे पास कम है भाई, मैं मानता हूँ कम है ना। लेकिन एक और चीज आपको याद रखना है, मैं उस चीज से घमंड बिल्कुल भी नहीं करता कि मेरे पास इतने हैं, मेरे पास इतने हैं। भाई मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप आपके काम कर रहे हो, आप मेरे से बड़े हो, कोई बात नहीं, सब टाइम टाइम की बातें होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या है, अब लास्ट में कमेंट करके ये बताना है
सबसे पहले तो ये बताना है आपके क्या विचार है इस मैटर के बारे में, आपका क्या विचार है, बस इतना सा बताना है। दूसरा है आपको की क्लास कैसी लगी, वो चीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और सेशन को शेयर करना है, और नोट्स आपको साथ साथ प्रिपेयर करते जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।